लेकिन आज 21st सेंचुरी में जहां भारत में इस वक्त डायलॉग शुरू हो चुका है कि हाउ टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ गूगल, वहां पे आप जो है, आपकी डायरेक्शन अफगानिस्तान, मेरा अलमिया ये है मेरे जैसे इंसान का। आप मेरे मादरे मिलत की डेस्टिनेशन सोमालिया, मेरा पाकिस्तान का द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द पाकिस्तान आज ट्रेलर पे खड़े होकर कह रहा है कि मैं मुजीबुर रहमान, मैं 1973 का मुजीब। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आलिया शाह और साथ में साजिद तरार ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया है कि आज पूरे विश्व का जो सिनेरियो है वो क्या है, क्यों हर कोई अपना देश स्टेबल रखना चाहता है और साथ में कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर सोच रहा है। साथ में पूरे विश्व में फैली जितनी भी इन्फ्लेशन है उसको रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसके उलट एक स्थिति पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान में कौन किससे बड़ा राजनीतिज्ञ और हर किसी को समय से पहले कुर्सी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान अभी भी कटोरा लिए पूरे विश्व में कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो अभी पाकिस्तान के पीएम ने अभी तैयारी खींची है चाइना जाने की, और चाइना में जाके वहाँ से भी पैसे लेने की तैयारी हो रही। दूसरी तरफ अगर कंपैरिजन किया है भारत के साथ, भारत आज कैसे पूरे विश्व में गूगल की मोनोपोली तोड़ने की ओर अग्रसर है और आगे से आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान किस स्थिति में पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त विश्लेषण आज साजिद तरार ने करके बताया, और आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात क्या होंगे और कैसे इमरान खान ने पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये बात बहुत ही बड़ी बात है ये कि आपने कहा कि इंडिया जो है वो गूगल की मोनोपोली तोड़ने की जो है वो बातें कर रहा है। तो वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि वहां पर G20 की एक बहुत बड़ा होना है अभी समिट, तो उससे पहले जो मीटिंग्स हो रही हैं डेली बेसिस पे, वहां पे ऐसी मीटिंग्स हो रही होती है कि ये बात कही जा रही है कि दुनिया की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज है उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, उसमें आलिया G20 के बारे में मैं पढ़ता रहा हूं उसके बारे में। अभी तक G20 को एक सेरेमोनियल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। उसके पास पावर्स नहीं है जिस तरह वर्ल्ड बैंक के पास है, IMF के पास है। लेकिन मैं आगे बात बताना चाहूंगा, इस वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हैं। 7 ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2 टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है। 7 ममालिक के अंदर, 7 कंट्रीज के अंदर, हम इंक्लूडिंग हमारी कैमला हैरिस इन द US। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सुटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो काफी अरसे से इंटरेस्टेड है टू हैव अ परमानेंट सीट देयर। अब G20 के हवाले से जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, मैं उसके बारे में 2-3 मैंने उनकी बड़े अच्छे आर्टिकल पढ़े हैं वॉशिंगटन DC में और भारत से भी। तो वो एक इससे फायदा उठाएंगे लीडरशिप के लिए कि इस वक्त जो मैंने पहले आपको अर्ज कर रहा था, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं इस वक्त G20 के जो मेंबर हैं, जो वो उनमें कई ऐसे ममालिक हैं जो हालते जंग में हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो G20 का होगा वो यूक्रेन वार होगा। उसके बाद दूसरा चैलेंज होगा इन्फ्लेशन, तीसरा चैलेंज होगा फूड सेफ्टी। सारी ये चीजों को देखा जाए, और मैं देख रहा हूं कि वो तैयारी में है, इस वक्त G20 की तैयारी में है टू लीडरशिप, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्फ एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, और वो एज एन इंटरनेशनल प्लेयर। और उसमें खासकर जो उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है G20 में कि चाइना को किस तरह डोमिनेट करना है, और US की उसके पीछे सपोर्ट उनको हासिल है। पर कल या परसों हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मैं उसके हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट थी कि चाइना की ग्रोथ में हमारे लिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बिकम अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर विद इंडिया टू काउंटर चाइना। तो वो बार बार जो है वो और खूबसूरती उसमें ये है कि इंडिया का जब दिल करता है वो US को टैप कर लेता है, जब उनका दिल करता है रशिया से तेल ले लेते हैं, जब उनका दिल करता है चाइना के साथ भी वो सॉफ्ट अपना कर लेते हैं। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता था, मैंने एजाज चौधरी साहब का एक आर्टिकल का हमेशा हवाला देता हूं
जो कि दुनिया नहीं सीखती, कि वो लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने खड़े, आंखों में आंखें डालकर, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर भी है एक दूसरे के साथ, लेकिन हम उन चीजों से हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हम मैच्योर नहीं है किसी चीज में भी। अब देखिए, आपने भारत से दालें लेनी बंद कर दी हैं और आपकी दालें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी हैं। आप इस वक्त टमाटर और प्याज अफगानिस्तान से ले रहे हैं, लेकिन अमृतसर बिल्कुल आपके साथ पड़ोस में, आप वहां से नहीं ले रहे, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को देखकर डिसीजन नहीं किए जाते पाकिस्तान में। ये एक मेरा दूसरा अलमिया है। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो सारे के सारे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन अफसोस के साथ है जब पाकिस्तान जाते हैं दे बिहेव डिफरेंटली। वो सारी एजुकेशन वो एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं। वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जाके देखें, इस वक्त जितने आपके मैं देखता हूं, आपके इस वक्त भी आसन इकबाल साहब इज यूपेन ग्रेजुएट है। मैं बहुत बड़ा यूपेन का इंस्टीट्यूशन का फैन। आपके मैंने देखे, अब बिलावल भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े, दूसरे सारे फॉरेन ग्रेजुएट है। आपके ये जो अब्बासी साहब हैं, जो आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर, इनकी तालीम, लेकिन अफसोस है कि जब उतरते हैं पाकिस्तान तो एयरपोर्ट पे सारी चीजें छोड़ देते हैं। जो नॉलेज लेके जाते हैं कि कौमें किस तरह तरक्की कर चुकी हैं, कर रही हैं, को ट्रैक क्या है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह आगे लेके जाना है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, किस तरीके से सब्सिडीज देनी है चीजों को, वो सारी चीजें एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं और जाके अपने कारोबार में बिजी हो जाते हैं। यही अलमिया है। नेशनलिज्म नहीं है, पाकिस्तानियत नहीं है, कौमियत नहीं है। और उसमें बिल्कुल डेफिनेटली, और उसमें आगे मैं ये देखना चाहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस वक्त खान साहब ने तो अपने आप को कंपेयर कर लिया मुजीबुर रहमान के साथ। खान साहब कभी अपने आप को बांग्लादेश की तरक्की के बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं। खान साहब, आप 3.5 साल रहे हैं, तो उस वक्त आप बांग्लादेश को देखकर आपने कारोबार क्यों नहीं बढ़ाया वहां पे? खान साहब की आपने पहले स्टेटमेंट दे दी, आज उन्होंने एक दूसरा वार किया एस्टेब्लिशमेंट पे कि मैं इंटरेस्टेड था अकाउंटेबिलिटी में, वो बिलीव ही नहीं करते थे अकाउंटेबिलिटी में, और करप्शन में वो उनका बिलीव था। तो वो सुबह उठते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है, खान साहब भी तो एक है ना, वो तो कहते हैं पावर हंगरी है, वो तो चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूं किसी न किसी तरीके से, चाहे उसमें कितनी लाशें गिरें, जो कुछ भी हो, लेकिन दुख उन पे है कि जिनका ये प्रोजेक्ट था, जिन्होंने इस चीज को लॉन्च किया था, जिन्होंने इसी को लॉन्च नहीं किया, जिन्होंने हर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आज वो छुपते फिर रहे हैं मुंह छुपा के। ये और सारी दुनिया, आलिया, सारी दुनिया भी देख रही है इसमें। देखने वाली बात है, सारी दुनिया भी देख रही है उनके रोल को। और मैं समझता हूं कि हर बच्चे को ये पता है ये प्रोजेक्ट उनका है, वो कौम को किस तरह फ्यूचर में जवाब देंगे, हर बंदे को पता है। खान साहब ने खुद कह दिया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ इनके पास था। तो आपने बातें की सर, इस पे अगर हम अभी चाइना की बात कर रहे थे, वो जो आपने बात की सर कि यहाँ पे आप पहुंच के, वो आपको पता है ना कि जितने मर्जी पढ़े लिखे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे पहुंच के जब वो इंडिया की बात होती है, तिजारत की बात होती है, वो इलेक्शन की बात हो, तो वो उनको पता है कि जो नस्लों को पढ़ाया है तो उस बिना पे तो हमें वोट ही नहीं पड़ेगा, तो बस चुप ही कर जाओ, बेशक नुकसान जितना मर्जी, बेशक हम पीछे रह जाए, पत्थर के जमाने में चले जाए। लेकिन साहिब साहब, ये जो बात हो रही थी कि चाइना से ये कर्जा अगर मिल जाता है तो आप समझते हैं कि मुश्किल में कमी आएगी, और किस हद तक चाइना हमें इस दफा जो है वो इस दौरे में फैसिलिटेट करने में इंटरेस्ट लेगा? आखिरी सवाल है इसके बारे में। आलिया, मैं ये बताना चाहूंगा कि IMF ने अपने रिसेंट रिपोर्ट में बताया है कि चाइना की ग्रोथ के बारे में, उनकी GDP ग्रोथ पिछले 40 साल के लोएस्ट लेवल पे। और मैं दूसरा, मेरा इसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट होगा कि चाइना के पास रिसेंट तजर्बा श्रीलंका का मौजूद है। तो वो अपनी इकॉनमी स्लगिश होने के बाद, और उसके बाद श्रीलंका से उनका लॉसेस लेने के बाद, और उनकी तीसरी, आपके बारे में रिजर्वेशंस पहले ही मौजूद है कि आप उनके बिल नहीं देते प्रॉपर टाइम पर, जो उनके एनर्जी के प्रोजेक्ट। चौथा, उनका इतराज आपके ऊपर है कि आप उनके जो लोग हैं उनकी जान की हिफाजत नहीं करते। 13 उनके चाइनीज मारे जा चुके। तो इन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वहां पे इस वक्त जो मैंने आज सुबह भी चेक किया कि सारा वहां पे सिचुएशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है कराची के अंदर, और उसके बाद एक थर्मल प्लांट के बारे में MOU साइन किया जाएगा। इससे अलावा कुछ भी गेन नहीं होगा। हाँ, उनका जो पिछले आपने पैसे देने, जिनका आपने कहा है $6 बिलियन, उसको शायद वो रीस्केड्यूल करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको मजीद वहां से डॉलरों की बारिश आएगी, मैं उसमें ज्यादा आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि सर्कमस्टांसेस आर नॉट हैप्पी, नॉट प्लीज्ड। और दूसरा, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर माजी में देखा जाए
तो हमेशा जब भी आपका कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो फौरन कुछ वीक्स के अंदर चाइना का दौरा किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब 6 महीने बाद क्यों गए हैं? इनके पीछे भी पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी। वो चाइना इसलिए भी पैसे नहीं देगा क्योंकि आप पोलिटिकली स्टेबल नहीं है। चाइना आप 6 महीने बाद क्यों गए हैं, क्यों इनवाइट किया गया, वो भी ये देख रहे थे कि शहबाज शरीफ कितना अरसा रहेंगे। अब मुझे ये बताएं कि वो अगर कोई भी होगा तो ऐसी रजीम को पैसे क्यों देगा जिनका कोई पता ही नहीं है कि 6 महीने या 3 महीने।